चुन्नी से आने वाले बदबू के फबके सबसे पहले हुमैन ने ही महसूस किए थे। उसने बेइख्तियार अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बाप से कहा, "ओह माय गॉड, शी इज सो स्मेली एंड डर्टी एंड अगली।" वो बेइख्तियार नाक पर हाथ रखते हुए कहता गया, जबकि जबरील और इनाया कुछ फासले पर खड़े किसी तबसरे और सवाल के बगैर घर में बाप के साथ आने वाले इस मेहमान को देख रहे थे। हुमैन, सालार ने उसे डांटने वाले अंदाज में पुकारा और घूरा। "Oh, but then that's okay. Maybe she likes to live like this. I mean, some people like to be different. I like her hairstyle. She is cool." लेकिन ठीक है, शायद इसे इसी तरह रहना पसंद हो। मेरा मतलब है कि कुछ लोग मुख्तलिफ होते हैं। मुझे इसका हेयर स्टाइल अच्छा लगा है, ये कूल है। हुमैन ने हमेशा की तरह बाप की फटकार के बाद सेकंड्स में अपना बयान तब्दील किया और अपनी बात के आखिर में चुन्नी को सताइशी नजरों से देखते हुए बाप से कहा, "Baba, I also want to have her hairstyle." बाबा, मैं भी इसकी तरह हेयर स्टाइल बनाना चाहता हूं। सालार ने उसकी जुबान की कैंची को नजरअंदाज कर दिया था। वो एक छोटे साइज का खामोश ना होने वाला जिन था, जो इस घर के अफराद के इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाता रहता था, और उसके सवालात, खत्म ना होने वाले सवालात ने इमामा और सालार की आइडियल वालदैन बनने की हर ख्वाहिश, खूबी और मालूमात को खत्म कर दिया था। आई थिंक शी इज गोल्डीलॉक। हुमैन की तारीफों का सिलसिला जारी था। वो अब बाप को यह जताकर खुश करना चाहता था कि उसे वो बच्ची अच्छी लगी थी। ये गोल्डीलॉक नहीं है, गंदी है। इसने कई हफ्तों से अपने बाल नहीं धोए, बल्कि शायद कई महीनों से। जबरील ने उसे टोक कर बताया था। वो तीनों अब सालार के पीछे पीछे अंदर जा रहे थे। ऑल राइट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कूल नहीं है। जवाब फिर तड़ाक से आया था। जबरील बेइख्तियार पछताया। उसने उसके तबसरे का जवाब देकर सालार के पीछे लगने वाली बला अपने पीछे लगा ली थी। अगर मैं कई महीनों तक अपने बाल ना धोऊं तो मेरे बाल भी ऐसे ही होंगे। मेरा मतलब है गोल्डन ब्राउन या ऐश ग्रे या मस्टर्ड येलो। उसका जहन अब कहीं से कहीं पहुंच गया था। नहीं, जबरील ने बेहद सख्त लहजे में फुल स्टॉप लगाया। ओके, हुमैन ने बेहद इत्मीनान से कहा, "लेकिन मैं अपने बाल डाई तो कर सकता हूं।" जबरील ने इस बार उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। वो नहीं चाहता था वो बालों के बाद चुन्नी जैसे नाखूनों को भी अपनाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। इमामा ने सालार को इस बच्ची को उठाए देखा था। वो तैयबा के साथ बैठी इस वक्त चाय पी रही थी, और वो चाय पीना ही भूल गई थी। ये कौन है? बाद में बताऊंगा। तुम इसे नहला कर कपड़े बदल दो इसके, फिर मैं इसे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं। उसने चुन्नी को गोद से उतारते हुए कहा था। इमामा कुछ उलझी थी, लेकिन वो उसे लेकर चली गई थी, और उसको नहलाने की कोशिश के आगाज में ही उसे पता चल गया था कि इस बच्ची के बालों को काटे बगैर उसको नहलाया नहीं जा सकता। उसके सर में बड़े बड़े फोड़े थे, और इन फोड़ों से रिसने वाली पीप ने उसके बालों की लटों को आपस में इस तरह जोड़ दिया था कि अब उनका खुलना मुमकिन नहीं रहा था। उसने शेविंग किट में पड़ी कैंची से चुन्नी के सारे बाल जड़ों तक काट दिए थे। वो उसका सर गंजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो फोड़ों से भरा हुआ था। इमामा को इस बच्ची को नहलाते हुए बहुत रहम और तरस आया था, और बेहद हैरानी भी हुई थी उसे। चुन्नी बिल्कुल चुपचाप बैठी नहाती रही थी। उसने आम बच्चों की तरह रोना धोना नहीं मचाया था, ना ही अपने बाल कटने पर उन फिंसियों और फोड़ों पर हाथ लगने पर किसी तकलीफ का इजहार किया था। बेडरूम में जबरील और इनाया बाथरूम में जाकर
उस बच्ची की सफाई सुथराई को बजाते खुद जाकर देखने से हुमैन को रोकने की कोशिशों में मसरूफ थे, जिन्हें इस काम पर इमामा तैनात करके गई थी। वो बिलाखिर जब चुन्नी को बिल्कुल क्रू कट में नहला धुलाकर हुमैन ही का एक जोड़ा पहनाए बाहर लाई थी, तो उसे देखकर सबसे पहली चीख मारने वाला हुमैन ही था। ओह माय गॉड मम्मी, यू हैव मेड हर अग्लियर, हॉरिबल, एंड यू हैव डिस्ट्रॉयड माय मोस्ट फेवरेट शर्ट। उसको दोहरा गम था। चुन्नी के बालों के साथ साथ अपनी शर्ट को उसके जिस्म पर देखकर भी दुख हुआ था। मम्मी, शी वॉज गर्ल, यू हैव मेड हर अ बॉय, गॉड विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दैट। इमामा को उसकी इस बात पर हंसी आई। सालार ठीक कहता था, वो अजीबो गरीब ही था। और चुन्नी इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोशी से अपने इस नए खानदान को देख रही थी। वो इस घर में हमेशा के लिए रहने आई थी, लेकिन इस वक्त किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि वो मेहमान नहीं थी। और अब इसका करोगे क्या? इमामा ने अपने बेड पर सालार और अपने दरमियान पुरसकून गहरी नींद में खराटे लेती चुन्नी को देखते हुए सालार से पूछा, जो बेड की दूसरी जानिब नीम दराज था, और वो भी इस वक्त चुन्नी ही को देख रहा था, जो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर और बेनियाज थी कि वो इस वक्त कहाँ है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मोहब्बत और शफकत के साथ उसका पेट भर जाने तक उसे खाना खिलाया था, और वो बेहद रग़बत से इमामा और हुमैन के हाथों से लुक़मे ले लेकर खाती रही थी, खास तौर पर हुमैन के हाथों से, जो बहुत जिद करके इस कार्य खैर में शामिल हुआ था। ओह माय गॉड, हुमैन ने अपने हाथ में पकड़ा पहला ही लुकमा खाने पर जैसे खुशी और जोश के आलम में अपने मखसूस अंदाज में चीख मारते हुए नारा लगाया था, मम्मी, शी लाइक्स मी। उसने टमाटर की तरह सुर्ख होते हुए इमामा के कानों में वो सरगोशी की थी जो लाउंज में बैठे हर शख्स ने सुनी थी। 6 फीट दूर बैठे जिब्रील ने एक किताब की वर्क गर्दानी करते हुए एक लम्हा के लिए नजरें उठाकर उसे देखा, और फिर बेहद तहम्मुल से अगला सफा पलटते हुए एक जवाबी सरगोशी की, शी इज द ओनली हु लाइक यू। इमामा ने हुमैन के इंकशाफ को इसी तरह नजरअंदाज किया था जिस तरह हुमैन ने जबरील के तबसरे को। वो इस वक्त चुन्नी को खाना खिलाने में मसरूफ था, और ये एक अहम तरीन काम था जो उसे सौंपा गया था। चुन्नी पलकें झपकाए बगैर हुमैन और इमामा को बारी बारी देखते हुए उनके हाथ से खाना खाती रही थी, बेहद सुकून और इत्मीनान से, जो हैरान कुन था। और वो सुकून और इत्मीनान इस वक्त भी उसके वजूद से झलक रहा था, जो नींद में था और जिसे देखते हुए सालार बेहद गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने कुछ देर पहले ही इमामा को उसके और उसके बाप और खानदान के हवाले से पेश आने वाले तमाम हालात व वाक़यात को अपने एहसास जुर्म के साथ आगाह किया था, और चुन्नी के लिए इमामा की हमदर्दी और तर्स में बेपनाह इजाफा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अहम तरीन सवाल वही था जो इमामा ने पूछा था। मैं इसे किसी ऑर्फनेज या वेलफेयर होम में दाखिल करवाने के लिए लेकर आया हूं। जो कुछ इसके साथ हुआ है, मुझ पर इतनी जिम्मेदारी तो आती है कि मैं इसकी जिंदगी खराब होने ना दूं, जो वहां रहकर हो जाएगी जहां ये थी। सालार ने बेहद संजीदगी से इमामा से कहा, तुम एहसासे जुर्म का शिकार हो रहे हो। उसके एतराफ के बावजूद इमामा कहे बगैर ना रह सकी। हाँ, जो कुछ इसके बाप ने अपने खानदान के साथ किया, इसमें मैं भी कसूरवार हूं। थोड़ी सी ज्यादा कंसर्न दिखा देता तो ये सब ना होता जो हो गया। सालार उसे देखते हुए कह रहा था। इमामा ने उसका हाथ थपका। तुम इसे अपने पास रखकर किसी यतीम खाना में दाखिल नहीं करवा सकते, खास तौर पर इस सूरत हाल में जब इसके रिश्तेदार मौजूद हैं और कोर्ट ने उन्हें इसकी गार्डियनशिप भी दे रखी है।
वो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इमामा ने जैसे उसे खबरदार किया था। मुझे परवाह नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा मैं। फिलहाल तो मैंने अपनी लीगल टीम से कहा है कि वो इसके बारे में मुझे एडवाइस करें। कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है इस बच्ची के लिए, गार्डियनशिप बदली जा सकती है, कोई बेहतर रिश्तेदार ढूंढा जा सकता है, या फिर किसी वेलफेयर होम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो इमामा से कह रहा था। और इस सारी गुफ्तगू के दौरान सालार सिकंदर ने एक लम्हा के लिए भी उस बच्ची को गोद लेने की ऑप्शन पर सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ इस बच्ची की बेहतर निगहदाश्त चाहता था और इसके लिए रुपया खर्च करने पर तैयार था। और उसका ख्याल था कि वो पाकिस्तान में कयाम के दौरान ही चुन्नी के लिए कोई बेहतर जगह तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। ये ख्याल पहली बार उस घर में हुमैन को आया था, जो दूसरे दिन इमामा से चुन्नी का नाम पूछने की जद्दोजहद कर रहा था। मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हारे बाबा से इसका नाम पूछना। इमामा को उसके इस्तफसार पर याद आया। सालार इस वक्त घर पर नहीं था। चुन्नी इमामा और तीनों बच्चों के साथ लाउंज में थी, जहां वो इनाया के थमाए हुए कुछ खिलौनों के साथ खेलने में मसरूफ थी। उसके सर और जिस्म पर मौजूद एलर्जी पर अब वो क्रीम लगी हुई थी, जो इमामा थोड़ी देर पहले उसे डॉक्टर को दिखाकर तशखीस कराने के बाद लेकर आई थी। कैन आई नेम हर? मैं इसका नाम रख दूं? हुमैन ने मां की बात के जवाब में उसे तजवीज पेश की। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। इससे कुछ फासले पर एक किताब पढ़ते हुए जबरील ने जैसे उसे लगाम डालने की कोशिश की। क्यों? हुमैन ने अपना पूरा मुंह और आंखें बैक वक्त पूरी तरह खोलकर उन्हें गोल करते हुए ताज्जुब की इंतहा पर पहुंचते हुए कहा, क्योंकि इसका पहले ही एक नाम है। जबरील ने इसी ठंडे अंदाज में उसके सवाल का जवाब ऐसे दिया जैसे उसे हुमैन की कम अकली पर अफसोस हो रहा हो। तुम्हें इसका नाम पता है? तड़ाक से अगला सवाल जबरील की तरफ उछाला गया। नहीं, जबरील गड़बड़ाया। मुझे इसका नाम नहीं पता। हुमैन ने इसी अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखते हुए इसी ड्रामाई अंदाज में कहा, मम्मी इसका नाम नहीं जानती। वो अब इमामा की तरफ मतवज्जो था, जो इनाया के लिए कुछ ड्राइंग कर रही थी। इनाया को इसका नाम नहीं पता। उसने अब अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों की हथेलियों को फैलाया। और पूरी दुनिया में किसी को भी इसका नाम नहीं मालूम? वो जैसे अदालत में इसका केस लड़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा था। और तुम, क्या तुम नहीं चाहते कि इसका कोई नाम हो? उसके अंदाज में इस कदर मलामत थी कि एक लम्हा को जबरील को भी मुदाफियाना अंदाज इख्तियार करना पड़ा। वो बुरी तरह गड़बड़ाया। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। हुमैन ने अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपनी मोटी मोटी स्याह आंखें मुकम्मल तौर पर गोल करते हुए अहम गवाह का रोल अदा किया। जबरील ने फौरी तौर पर अपना चेहरा किताब के पीछे छुपाने में आफियत समझी थी। वो इस छोटे भाई को तो तभी चुप नहीं करवा सका था जब उसे बोलना नहीं आता था, और अब चुप करवाना। हुमैन, उसके पेरेंट्स ने उसका कोई ना कोई नाम जरूर रखा होगा। वो इतनी बड़ी है। इमामा ने इस बार मुदाखलत करनी जरूरी समझी। हुमैन को उसकी बात पर जैसे करंट ही लग गया। पेरेंट्स, उसके हलक से अजीब सी आवाज निकली थी। जबरील को किताब हटाकर उसे देखना पड़ गया। ओ माय गॉड! हुमैन की आवाज सदमाज़दा थी। फिर ये उनके पास क्यों नहीं है? उसने इसी सदमे में इमामा से जैसे एहतजाजन कहा था, और ये वो सवाल था जिसका जवाब इमामा नहीं दे सकती थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इस सवाल के जवाब में चुन्नी के खानदान के बारे में उसे क्या बताए। उसकी खामोशी ने हुमैन को जैसे और बेताब किया। क्या इसका कोई भाई या बहन भी नहीं है? नहीं, इसका कोई नहीं है, इमामा ने जवाब दिया।
हुमैन का चेहरा खिल उठा। तब तो मैं इसका नाम रख सकता हूं। गुफ्तगू जहां से शुरू हुई थी घूम फिर कर वहीं आ गई थी। हुमैन अपनी कोई बात नहीं भूलता था। ये उसके माँ बाप की बदकिस्मती थी। ओके, तुम इसका नाम रख लो। इमामा ने जैसे हाथ जोड़ने वाले अंदाज में उसके सामने हथियार डाले और दोबारा इनाया की ड्राइंग की तरफ मतवज्जो हो गई। मम्मी, क्या ये हमारे साथ रहेगी? हुमैन ने एक और सवाल से उसे मुश्किल में डालना जरूरी समझा। नहीं, इमामा ने इसी तरह काम में मसरूफ उसकी तरफ मतवज्जो हुए बगैर कहा। क्यों? हुमैन ने जैसे चीखनुमा अंदाज में सवाल किया। इमामा सिर्फ गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हुमैन के पास सवाल खत्म हो जाएं या वक्ती तौर पर किसी वक्त रुक जाया करें। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो उन्हीं से पूछना। उसने बला को अपने सर से टालने की कोशिश की। मम्मी, क्या हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? इमामा का दिमाग घूम गया था इस सवाल पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई दूसरी सूरत हाल होती तो वो इस सवाल पर हंस पड़ती, लेकिन मोहम्मद हुमैन सिकंदर ने अपने माँ बाप की हिस्से मिजाह को खत्म कर दिया था। उनकी बर्दाश्त के पैमाने के साथ साथ। तुम इसे अडॉप्ट क्यों करना चाहते हो? जबरील ने जैसे होल कर कहा था। क्योंकि मुझे एक बेबी चाहिए, उसने बेहद रूठे अंदाज में किसी से नजरें मिलाए बगैर ऐलान किया। जबरील जैसे गश खा गया था। इमामा दम बखुद अपने 3.5 साला बेटे की शक्ल देखकर रह गई थी, जबकि लाउंज में आते हुए सिकंदर उस्मान अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके थे। हुमैन ने सिकंदर उस्मान को अंदर आते और हंसते हुए देख लिया था। वो अपनी जगह से उठकर जाकर उनकी टांगों से लिपटा और उसने वो मुतालबा एक बार फिर पेश किया। एक दिन आएगा जब बेबी आपके पास होगा, उन्होंने उसे थपकते हुए तसल्ली दी। एक दिन। हुमैन की आंखें आदतन गोल हुईं। आज क्यों नहीं? उसने जिद की। सिकंदर उस्मान ने जमीन पर बैठी खिलौनों से खेलती हुई चुन्नी को देखा। जितना तरहुम और एहसास जुर्म सालार सिकंदर के दिल में चुन्नी के लिए था, इतना ही तरहुम सिकंदर उस्मान के दिल में उस बच्ची के लिए था। वो जैसे इन दोनों का मुश्तरका एहसास जुर्म थी। बेटा, इसे वापस जाना है, वो आपकी बेबी नहीं हो सकती। सिकंदर उस्मान ने अब हुमैन को समझाने की कोशिश का आगाज किया। इसे कहां जाना है? हुमैन को सिकंदर उस्मान की बात पर एक नया झटका लगा। वो जैसे हक्का बक्का अंदाज में चुन्नी को देखने लगा। अपनी फैमिली के पास, सिकंदर उस्मान ने मुख्तसरन कहा। वो उसे यतीम खाना के बारे में बताना नहीं चाहते थे, ना चुन्नी के हवाले से मजीद सवालों का पिंडोरा बॉक्स खोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सवाल इस सूरत हाल में गलत हो गया था। लेकिन मम्मी ने कहा था इसकी कोई फैमिली नहीं है। सिकंदर उस्मान ने इमामा को देखा। इमामा ने उन्हें, आपके बाबा इसको नर्सरी में दाखिल कराना चाहते हैं। इमामा ने उसके लिए एक जवाब ढूंढा। ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? हमारा घर इतना बड़ा है। उसने हाथ फैलाकर इतना पर जोर दिया। सवाल बेसाख्ता था और जवाब भी इसी में था। बच्चे बाज दफा वो हल चुटकी बजाते पेश कर देते हैं जिनसे बड़े आंखें चुराते फिर रहे होते हैं। हुमैन का ये हल सालार सिकंदर ने भी सुना, जो इस वक्त चंद यतीम खानों का मालूमाती मटेरियल उठाए लाउंज में दाखिल हो रहा था। लेकिन इस वक्त हुमैन का ये हल उन सबको हुमैन की बचगाना जिद और फैंटेसी से ज्यादा कुछ नहीं लगा था। वो अभी 2 हफ्ते और पाकिस्तान में था और वो इन 2 हफ्तों में चुन्नी के हवाले से कोई फैसला कर लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो उसके रिश्तेदारों से कोर्ट के जरिए चुन्नी की गार्डियनशिप लेने के लिए माली मामलात तय करने में मसरूफ था।
ये हमारा घर नहीं है, ये आपके दादा अबू का घर है। अंदर आते हुए सालार ने उसके सवाल का जवाब पेश किया। हुमैन सोच में पड़ा। आपके बाबा सही कह रहे हैं। इमामा ने जैसे उसकी खामोशी पर सुकून का सांस लिया। हमारे पास घर नहीं है। हुमैन उलझा। ये हमारे साथ किंशासा में रह सकती है। हुमैन को किंशासा वाले घर का ख्याल आया, लेकिन वो भी हमारा घर नहीं है। हम इसे जल्द छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में। सालार ने बेहद संजीदगी से उसके साथ यूं बात करना शुरू कर दी जैसे वो किसी बड़े आदमी से बात कर रहा हो। उसके तीनों बच्चे गैर मामूली जहानत के मालिक थे और ये उनके जीन्स में वदियत हुई थी, मगर ये गैर मामूली जहानत जो जबरील और इनाया की शक्ल में उन्हें नेमत लगी थी, हुमैन की शक्ल में मुसीबत बन गई थी। हुमैन अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वो जैसे चुन्नी के लिए एक घर की तलाश में था जहां उसे रखा जा सकता, और इमामा को घर के जिक्र पर जैसे अपना घर याद आ गया था। हमारे पास हमारा अपना घर क्यों नहीं है? हमारा अपना घर होगा। इमामा ने हुमैन को जैसे बहलाया। कब? बहुत जल्द। इमामा चाय बनाकर सालार और सिकंदर उस्मान को पेश कर रही थी, जो मुलाजिम चंद लम्हे पहले रखकर गया था। इसीलिए मना करता था मैं कि फजूल खर्चियां मत करो, वक्त पर एक घर बना लो जैसे तुम्हारे सारे भाइयों ने बना लिए। सिकंदर उस्मान को इस मौजूए गुफ्तगू से वो प्लॉट और वो अंगूठी याद आ गई। वो प्लॉट इस वक्त होता तो 4-5 करोड़ का हो चुका होता। उस रिंग की इस वक्त की मार्केट प्राइस से डबल। सिकंदर उस्मान ने रवानी से कहा। अपने लिए चाय डालती इमामा एक लम्हे के लिए ठटकी, उलझी। किस रिंग की? उसने जैसे हैरान होकर सिकंदर उस्मान से पूछा। जो रिंग तुमने पहनी हुई है। सिकंदर उस्मान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सालार को गलती का एहसास हुआ। उसे सिकंदर को इस मौजू पर आने से पहले मौजू बदल देना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इमामा ने बेयकीनी से हाथ में पहनी अंगूठी को देखा, फिर सालार को, फिर सिकंदर उस्मान को। ये प्लॉट बेचकर आई है? हाँ, 1 करोड़ 37 लाख की। जरा सोचो, 10-11 साल पहले वो प्लॉट ना बिकता तो आज वो इस्लामाबाद में जिस जगह पर है उससे 4-5 गुना कीमत हो चुकी होती। रिंग तो इतनी कीमती नहीं हो सकती वक्त के साथ। सिकंदर उस्मान ने ना इमामा के तासुरात पर गौर किया था, ना सालार के। वो रवानी में चाय पीते हुए बात कहते चले गए थे। इमामा साकत और दम बखुद सालार को देख रही थी, जो उससे नजरें चुराए चाय पीने में मसरूफ था। वो इस वक्त यही कर सकता था। घर में यकदम अपनी बात के इख्तिताम पर छाने वाली खामोशी से सिकंदर उस्मान को लगा कुछ ठीक नहीं है। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए वो रुके। उन्होंने साकत बैठी इमामा को देखा, जो सालार को घूर रही थी, और फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में उन्हें इस खामोशी की वजह समझ में आ गई। उसे अब भी नहीं पता। उन्होंने बेयकीनी से अपने बेटे से पूछा, जिसने बुक सामने पड़ी टेबल पर रखते हुए बड़े तहम्मुल से कहा, अब पता चल गया है। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया वो फौरी तौर पर इस इंकशाफ के बाद किस रद्द अमल का इजहार करते जो एक राज को गैर इरादी तौर पर अफशा करने पर उनकी शर्मिंदगी को छुपा लेता। इमामा ने अपने हाथ की पुश्त को फैलाकर उस अंगूठी को देखा, फिर सिकंदर उस्मान को, फिर सालार को। वो अगर कहता था कि वो अनमोल थी तो गलत नहीं कहता था। उसकी जिंदगी में बहुत सारे लम्हे आए थे जब उसका दिल बस सालार के गले लग जाने को चाहा था, किसी लफ्ज, किसी और इजहार के बगैर। एहसान मंदी और तशक्कुर के लिए दुनिया में मौजूद सारे लफ्ज
कभी कभी इस जज्बे और एहसास को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए छोटे पड़ जाते हैं, जो इंसान के अंदर से किसी दूसरे के लिए किसी चश्मे की तरह उमड़ता है। उसका दिल भी इस वक्त सालार से सिर्फ लिपट जाने को चाहा था, बच्चों की तरह। वो जिंदगी में कितनी बार उसे इस तरह गूंगा करता रहेगा, उसने सामने बैठे उस शख्स को देखते हुए सोचा था, जो उसकी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत तरीन बाब था। ये इस अंगूठी की कीमत नहीं थी जिसने इमामा हाशिम की जुबान से लफ्ज छीन लिए थे। ये देने वाले शख्स की बेलौस मोहब्बत थी, जिसके सामने इमामा खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो क्या कहती, वो सालार सिकंदर से क्या कह सकती थी? तुमने रिंग उतार दी? इस रात सालार इमामा के हाथ में इस रिंग को ना पाकर पूछे बगैर नहीं रह सका था। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी कीमती रिंग हर वक्त पहने फिरूं, इमामा ने उसे जवाबन कहा। वो अपने फोन पर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने में मसरूफ थी। सालार टीवी पर कोई न्यूज चैनल लगाए बैठा था। जब चैनल सर्फिंग करते हुए उसकी नजर इमामा के हाथ पर पड़ी थी, जो उसके करीब सोफे पर बैठी अपने फोन में गुम थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए थी इसकी कीमत, उसने सालार से कहा। सिर्फ इसी खदशे के तहत नहीं बताया था तुम्हें, और देख लो मेरा अंदाजा ठीक था, तुम इसे भी अब लॉकर में रख दोगी। सालार कुछ नाखुश सा दोबारा टीवी की तरफ से मतवज्जो हुआ। एक लम्हा के लिए इमामा खामोश रही, फिर उसने कहा, तो और यहां रखूं? साथ लिए फिरना बेवकूफी है, गुम हो जाए तो। मुझे पहले भी इसके गुम होने का इतना सदमा हुआ था, अब तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा मुझे, जो 1 करोड़ से भी महंगी अंगूठी मैं गुम कर दूं। तकरीबन 2.25 करोड़। सालार टीवी पर नजरें जमाए बुड़बुड़ाया। इमामा की समझ में नहीं आया। क्या? इसकी मौजूदा कीमत? वो इसी अंदाज में उसकी तरफ मतवज्जो हुए बगैर बोला। इसीलिए तो नहीं पहन रही, बेवकूफी थी वैसे ये, उसने एक ही सांस में कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। क्या? सालार इस बार उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। एक प्लॉट बेचकर अंगूठी खरीदना, और वो भी इतनी महंगी, मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ना खरीदती। इसीलिए तुम मेरी जगह नहीं हो इमामा, सालार ने जताने वाले अंदाज में उसे कहा। वो नादिम हुई थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। वो प्लॉट होता तो आज इसे बेचकर घर बना चुके होते हम, उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद सालार से कहा। तुम्हारे ख्वाबों का एकड़ों पर फैला हुआ घर चंद करोड़ में बन जाता। वो अब उसे चढ़ाने वाले अंदाज में कुछ याद दिला रहा था, और इमामा को एक झमाके के साथ वो स्क्रैप बुक याद आई, जिसमें उसने अपने मुमकिना घर की ढेरों ड्राइंग्स बना रखी थी। घर के नक्शे ही नहीं, कमरों की कलर स्कीम तक, घर के अंदर की सजावट की तफसीलात तक। और वो स्क्रैप बुक घर के बहुत से दूसरे सामान के साथ सिकंदर उस्मान के घर की ऊपरी मंजिल के 2 कमरों में स्टोर किए हुए सामान के साथ कहीं रखी हुई थी। 10 साल पहले अमेरिका शिफ्ट होने के बाद वो स्क्रैप बुक उसके पास थी, लेकिन वहां से कांगो जाने से पहले वो अपना कुछ सामान पाकिस्तान छोड़ गई थी, और इसमें वो स्क्रैप बुक भी थी, और शायद उसकी किस्मत में बचना था, इसलिए वो बच गई थी, वरना कांगो में पड़े उसके बाकी सामान के साथ जलकर खाक हो चुकी होती। अच्छा किया मुझे याद दिलाया, मैं तो कल ही वो स्क्रैप बुक निकालती हूं, मुद्दत हो गई उसे देखे। और उसमें कुछ ऐड किए। इमामा का जहन बर्क रफ्तारी से अंगूठी से हटकर घर पर चला गया था, और पता नहीं क्या हुआ। फिर टीवी देखते देखते सालार को अमेरिका में खरीदे और फिर बेच दिए जाने वाले उस घर का ख्याल आया था, जिसके बारे में उसने इमामा को बताया तक नहीं था। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? सालार ने रिमोट का म्यूट का बटन दबाते हुए टीवी की आवाज बंद की
और सामने टेबल पर पड़े अपने लैपटॉप को उठा लिया। क्या? वो दोबारा अपने सेल फोन की तरफ मुतवज्जो होते हुए चौंकी। सालार अब लैपटॉप खोलकर उसमें से तस्वीरों वाले हिस्से में जाकर उस घर की तस्वीरें ढूंढ रहा था और वो चंद मिनटों की जद्दोजहद के बाद स्क्रीन पर नमूदार हो गई थी। ये क्या है? इमामा ने एक के बाद एक स्क्रीन पर नमूदार होने वाली इन तस्वीरों को देखते हुए सालार को देखा। एक घर, एक झील, उसके गिर्द फैला लॉन। वो उसकी बात पर हंसी। वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन किसका घर है? उसने सालार से पूछा। और मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुमने कभी पहले ये तस्वीरें देखी हैं? सालार ने एक लम्हा के लिए ठटक कर उससे पूछा। नहीं। क्यों? इमामा ने उसके सवाल पर कुछ हैरान होकर पूछा। जब हुमैन पैदा हुआ था और मैं तुम्हारे पास अमेरिका से आया था तो तुमने मुझे बताया था कि उस रात तुमने ख्वाब में एक घर देखा था। क्या वो घर ऐसा था? तुम्हें वो ख्वाब याद है ना? सालार ने उससे पूछा। हाँ, याद है। वो एक लम्हा के लिए ठटकी। लेकिन वो घर ऐसा नहीं था, वो झील भी ऐसी नहीं थी। इमामा ने जैसे अपनी याददाश्त पर जोर दिया। ख्वाब बेशक पुराना था, लेकिन तखय्युल कभी पुराना नहीं होता। और ये कहकर उसने जैसे सालार के एहसासे जुर्म के गुब्बारे की हवा निकाल दी थी। वो बेइख्तियार एक गहरा सांस लेकर रह गया। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? और ये किसका घर है? इमामा को अब उलझन हुई। तुम्हारे लिए खरीदा था। सालार ने एक बार फिर उन तस्वीरों को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। इमामा को उसकी बात पर जैसे झटका लगा था। क्या मतलब? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए मॉर्टगेज किया था अमेरिका में। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था तुम्हारी बर्थडे पर गिफ्ट करके। लेकिन वो अब इन तस्वीरों को बारी बारी देखते हुए बात करते करते आखिरी तस्वीर पर जाकर रुका। लेकिन इमामा ने उसके खामोश होने पर पूछा। लेकिन फिर मैंने उसे बेच दिया कांगो दोबारा आने से पहले। सालार ने तस्वीरों के फोल्डर को बंद करके उसे डिलीट करते हुए कहा। सूद से मैं दुनिया में तो घर ले सकता हूं, जन्नत में घर नहीं ले सकता था। उसने लैपटॉप स्क्रीन से नजरें हटाकर इमामा को देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराया। शर्मिंदगी, नदामत, बेचारगी, सब कुछ था उस मुस्कुराहट में, यूं जैसे किसी ने हथियार डाले हों। तुम ले भी लेते तो भी मैं इस घर में कभी ना जाती। सिर्फ एक घर ही की फरमाइश की है तुमसे पूरी जिंदगी में, वो भी हराम के पैसे से बनाकर देते मुझे। इमामा ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारे ख्वाबों का घर बनाकर देना चाहता था, एकड़ों पर फैला, झील के किनारे, समर हाउस और गजीबो वाला। सालार ने ठंडी सांस ली और जल्द बनाना चाहता था। बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले उसने लैपटॉप बंद कर दिया। इमामा ने सर झटका। तुम वाकई बेवकूफ हो। मेरे ख्वाबों के घर की ईंटें हराम के पैसे से रखी जाएं, ये ख्वाहिश नहीं की थी मैंने। और एकड़ों का घर तुमसे कहा था, लेकिन दुआ तो अल्लाह ताला से करती हूं कि वो इसको मुकम्मल करे और इतने वसाइल दे। तुमसे एक बार भी मैंने नहीं कहा कि इतना कमाओ या इसी साल घर खड़ा करके दो। इतने सालों में एक बार भी तुमसे जिद की कि इस साल जरूर लेकर ही दो घर। कभी भी याद दहानी नहीं कराई मैंने। फिर क्यों जल्दी थी तुम्हें इस घर के लिए कि तुम्हें मॉर्टगेज करना पड़ा? उसे अफसोस हो रहा था। तुमने कभी मुझसे नहीं कहा, मुझे रिमाइंडर नहीं दिए, लेकिन मुझे पता तो था ना कि तुम्हारी ख्वाहिश है ये। मैं चाहता था मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूं। तुमने सिर्फ एक चीज मांगी थी मुझसे, इसलिए। वो उससे कहता जा रहा था। इमामा हंस पड़ी। तुम ख्वाब देख रहे हो सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निजाम का, जिसे दुनिया में राइज कर सको। और मैं ख्वाब देखती हूं एक एकड़ों पर फैले घर का,
हलाल के पैसे से बने हुए घर का। ख्वाब तुम्हारा भी अल्लाह ही पूरा कर सकता है और मेरा भी, इसलिए इसे अल्लाह पर ही छोड़ देते हैं। वैसे भी मैंने सोचा है वो अंगूठी बेचकर उससे कोई प्लॉट लेकर रख ही सकती हूं मैं। सालार ने बेहद खफगी से उसकी बात काटी। तुम उसे बेच दोगी? वो हंस पड़ी। नहीं, तुम समझते हो मैं उसे बेच सकती हूं? हाँ, सालार ने इसी निर्वटे अंदाज में कहा। वो एक बार फिर हंस पड़ी। तुम्हें पता है, दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द है जो मेरे लिए ऐसी अंगूठी खरीद सकता है। अब तुम रोकर भी मुझे जज्बाती करोगी। सालार ने उसकी आंखों में उभरती नमी को देखकर हिफाजती बंद बांधने की कोशिश की। उसे टोका। ये अंगूठी इनवैल्यूएबल है, तुम इनवैल्यूएबल हो। उसने ठीक भांपा था। इमामा की आंखें बरसने लगी थीं। फिर एक बात मानो, सालार ने उसका हाथ थामा। क्या? उसे हाथ में पहन लो, गुम हो जाएगी। वो रोते हुए बोली। मैं और ले दूंगा। उसने इमामा के आंसू पोंछे। तुम्हारे पास अब बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। इमामा ने आंसुओं की बारिश में भी होशमंदी दिखाई तो वो हंसा। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर पड़े मैट्रेस पर सोया हुआ हुमैन जाग गया था। वो दोनों बैक वक्त उसकी तरफ मतवज्जो हुए। वो नींद में कुछ बुड़बुड़ाया था। अब ये क्या कह रहा है? सालार हैरान हुआ। उसने पहली बार उसे नींद में बातें करते देखा था। शायद तसल्ली नहीं हुई उसकी। कोई बात होगी करने वाली जो इस वक्त याद आई होगी करना। इमामा ने गहरा सांस लेकर उठकर हुमैन की तरफ जाते हुए कहा, जो मैट्रेस पर बैठे आंखें बंद किए कुछ इस तरह बोल रहा था जैसे कोई जरूरी बात किसी से कर रहा हो। इमामा ने उसे दोबारा लिटाकर थपकना शुरू किया और उसके बराबर में अंगूठा मुंह में डाले लेटी हुई चुन्नी को देखा जो गहरी नींद में थी। उसका मैट्रेस हुमैन के मैट्रेस के बराबर में था। अगर उसे होने वाली सन एलर्जी की वजह से इमामा एहतियात ना कर रही होती तो वो चुन्नी को अपने मैट्रेस पर ही सुला चुका होता, क्योंकि वो चुन्नी को उन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी ले पालक औलाद मान चुका था। सालार, इसके बारे में जो भी तय करना है जल्दी करो। हुमैन जिस तरह इससे अटैच हो रहा है, मैं नहीं चाहती कुछ और वक्त यहां रहने के बाद ये यहां से जाए तो वो अपसेट हो। इमामा ने हुमैन को थपकते हुए हाथ बढ़ाकर चुन्नी पर पड़ी चादर ठीक करते हुए सालार से कहा, सुबह तय कर लो कि उसे कहां छोड़ कर आना है तो उसे छोड़ आते हैं। जो 2-4 इदारे मुझे मुनासिब लग रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो ले आया हूं। सालार ने बेड की तरफ जाते हुए जिस काम को बहुत आसान समझते हुए इमामा को हिदायत दी थी, वो काम इतना आसान साबित नहीं हुआ था। अगले दिन वो उस बच्ची को लेकर उन 4 इदारों में गए थे जहां वो उसे रखना चाहते थे। 2 इदारों ने मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बगैर उस बच्ची को फौरी तौर पर अपनी तहवील में लेने से इनकार कर दिया। जिन 2 इदारों ने उस बच्ची को वक्ती तौर पर लेने पर आमादगी जाहिर की थी, वहां बच्चों की परवरिश और देखभाल के इंतजामात देखकर वो खुश नहीं हुए। शाम को वो फिर चुन्नी के साथ वापस घर पहुंच चुके थे और हुमैन की बाछें चुन्नी को एक बार फिर देखकर खिल गई थीं। वो सुबह भी बड़ी मुश्किल से ही चुन्नी को रुखसत करने पर तैयार हुआ था और अब चुन्नी की वापस आमद उस घर में उसके लिए एक बिग न्यूज थी और चुन्नी भी उसे देखकर कुछ इसी तरह निहाल हुई थी। 2 दिन मुंह से कुछ भी ना बोलने के बावजूद उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट और खिलखिलाहट ये अयां करने के लिए काफी थी कि उस पर भी हुमैन का सामना करने पर असर वही हो रहा था जो हुमैन पर हुआ था। अगले चंद दिन सालार ने चुन्नी की गार्डियनशिप के हवाले से कानूनी कार्रवाई करने और चुन्नी की पैदाइश और पैदाइश से मुतल्लिका बाकी कागजात पूरे करने की कोशिश की
और जब 2-3 दिनों में वो इन कामों में फंसा रहा तो हुमैन ने चुन्नी के बारे में ये भी दरियाफ्त कर लिया था कि वो गूंगी थी, क्योंकि वो इन 3-4 दिनों में बिल्कुल खामोश रही थी। सिर्फ जरूरतन जुबान से आवाजें निकालती रही थी, जो बहुत महदूद और ऊं आ तक महदूद थीं। और ये चुन्नी के बारे में एक बेहद खौफनाक इंकशाफ था, जिसने इमामा और सालार दोनों को हौला दिया था। डम, गूंगी। इमामा को यकीन नहीं आया। शी इज डम मम्मी, मम्मी शी इज डम। मम्मी ये गूंगी है, हुमैन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है। उसने इमामा को उस दिन की सबसे अहम इत्तला दी, जो उसने पिछले चंद दिनों में चुन्नी की मुसलसल खामोशी से अक्स की थी। नहीं, सुन तो रही है, इमामा ने चुन्नी से बात करने की कोशिश के बाद नतीजा निकालते हुए कहा। वो हर आवाज पर मुतवज्जो होती थी। मम्मी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हुमैन मां के इत्मीनान पर खुश नहीं हुआ था। उसका ख्याल था उसकी अपनी तशखीस ठीक थी और उसे ही वजनी समझा जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टॉक एंड शी कैन टॉक। अहम बात बोलना है और ये बोल नहीं सकती। हुमैन ने उसकी माजूरी पर इजहार अफसोस करते हुए अपनी आंखों में हत्तुल मकदूर रंजीदगी और अफसोस शामिल किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन। सबसे अहम बात सुनना है। इमामा ने बड़े गलत मौके पर अपने बेटे को नसीहत की कोशिश की। वो चंद लम्हे खामोश रहकर जैसे मां की बात पर सोचता रहा। फिर उसने कहा, आई डोंट थिंक सो। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन लिसन, बट ओनली फ्यू कैन टॉक। मैं ऐसा नहीं समझता। यहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुन सकती हैं, लेकिन चंद ही ऐसी हैं जो बोल सकती हैं। मोहम्मद हुमैन सिकंदर की दानाई ने इमामा को हमेशा की तरह चारों शाने चित गिराया था। वो अब लॉन में मौजूद सारी चीजें मां को गिनवा रहा था, जो सुनती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। और इन चीजों में उसने चुन्नी और उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया को भी गिना था। इमामा ने हाथ जोड़कर इस गिनती को रोका था। वो एक चलती फिरती टॉकिंग डिक्शनरी था जो लफ्ज सुनता जैसे रिकॉर्ड कर लेता था और फिर हर उस चीज का नाम दोबारा दोहरा सकता था जो वो एक बार सुन चुका होता था। चुन्नी के बारे में हुमैन का ये मुशाहिदा उस वक्त इमामा को अहमकाना लगा था। उसका ख्याल था वो बच्ची नए माहौल में आने की वजह से अभी एडजस्ट नहीं हुई, इसलिए बोल नहीं पा रही। बज़ाहिर वो वहां बेहद पुरसकून और मुतमईन नजर आती। उसकी तारीख पैदाइश जान लेने के बाद यह मानना मुश्किल था कि 1.5 साल की चुन्नी ने कोई लफ्ज ही ना बोला हो। इमामा ने बच्चों का 7-8 माह की उम्र में टूटे फूटे लफ्जों को अदा करने की सलाहियत का मुजाहरा देखा था, लेकिन उसे वाकई ये अंदाजा नहीं था जब आप किसी की नवी और अनचाही औलाद हों और आपके घर भूख और बीमारी से लेकर हर वो मसाला मौजूद हो जो जमीन पर किसी इंसान की जिंदगी जहन्नुम बना सकता हो, और फिर आप रिश्तेदारों पर इन्हसार करते हों जहां आपकी जिंदगी का वाहिद मसरफ माहाना आने वाली रकम हो और इसके अलावा किसी को आपसे कोई तवक्को हो ना आपकी जरूरत, तो देखना और बोल पाना बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। और ये जद्दोजहद इंसान बचपन से खुद नहीं कर सकता। चुन्नी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने किसी की तरफ से उंगली पकड़कर चलाने की कोशिश ना करने के बावजूद अपने नहीफो नजार वजूद को अपने कदमों पर खड़ा करना सीख लिया था। बोल पाना एक दूसरी जद्दोजहद थी जो उसे उस घर में करनी थी। वो गूंगी नहीं थी, लेकिन उस घर में आने से पहले उसने कोई लफ्ज पूरा अदा नहीं किया था। 3.5 साल का बच्चा अपने एक साथी बच्चे को किसी बड़े की निस्बत ज्यादा आसानी से बूझ रहा था।
चुन्नी के नसीब में किसी इदारे में परवरिश पाना नहीं लिखा था। उसके नसीब में सालार सिकंदर के घर में ही पलना बढ़ना लिखा था। जब तक सालार कानूनी मामलात को निपटाकर चुन्नी के लिए एक इदारे का इंतखाब करता, चुन्नी को शदीद नमूनिया हो गया था। 2 दिन के बाद उन लोगों को वापस कांगो जाना था। उनकी 3 हफ्ते की छुट्टी खत्म हो रही थी। फौरी तौर पर चाहने के बावजूद वो चुन्नी को किसी हॉस्पिटल या फोस्टर होम में इस हालत में छोड़कर नहीं जा सके। एक अजीब खदशा उन दोनों को लाहक हुआ था। अगर इस बच्ची की अच्छी निगहदाश्त ना होती और वो उनके इस तरह छोड़ जाने पर खुदा ना खास्ता मर जाती, तो वो खुद को कभी माफ ना कर पाते। सालार और इमामा ने यह फैसला किया था कि इमामा बच्चों के साथ तब तक वहीं रहेगी जब तक चुन्नी की हालत संभल नहीं जाती। सालार वापस चला गया था। इमामा 2 हफ्ते और पाकिस्तान में रही। चुन्नी की हालत संभल गई थी, मगर अब वो बच्चों के साथ और खास तौर पर हुमैन के साथ इसी तरह अटैच हो गई थी कि वो उनसे अलग होने पर तैयार ही नहीं थी। सालार उन लोगों को पाकिस्तान से वापस ले जाने के लिए आया और हुमैन को बताए बगैर वो दोबारा चुन्नी को एक इदारे में छोड़ने गया। वो दोनों बार उससे लिपटकर चीखें मारकर रोने लगी। वो उसके अलावा किसी और की गोद में भी जाने को तैयार नहीं थी। वो जबरदस्ती उसे थमाकर बाहर निकलता और उसकी चीखों की आवाज सुनकर किसी अजीब कैफियत में वापस चला आता। वो उसकी गोद में आते ही यूं चुप हो जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो वाकई अपने बाप की गोद में हो। वो जिब्रील को कुरान पाक खुद हिफ्ज करवा रहा था और पाकिस्तान से चले जाने के बाद 2 हफ्तों तक वो रोज स्काइप पर जिब्रील को पढ़ाता, फिर बच्चों और इमामा से बात करता तो चुन्नी भी इसी माहौल का हिस्सा होती। वो सालार को स्क्रीन पर नमूदार होते देखकर इसी तरह खुशी से चीखें मारती, ऊँ करती और उसने अपनी जिंदगी का पहला लफ्ज भी सालार के पाकिस्तान आने पर उसे देखकर बाकी बच्चों के साथ उसकी तरफ भागते हुए अदा किया था। बा वो सालार की तरफ भागते हुए बोलती जा रही थी और इस बात को सबसे पहले हुमैन ने नोटिस किया था। ओह माय गॉड, शी कैन टॉक। ओ खुदाया, ये बोल सकती है। सालार की तरफ भागते हुए उसके पैरों को जैसे ब्रेक लग गए। वो अपनी मोटी मोटी आंखें गोल किए चुन्नी को देख रहा था, जो अब सालार की टांगों से लिपटी हुई थी। सालार इनाया को उठाए हुए था और वो उसकी टांगों से लिपटी बा 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 बोलती जा रही थी, मुंह ऊपर किए हुए, चमकती आंखों के साथ। एलर्जी के मुंदमिल होते हुए निशानात वाला चेहरा और सर पर नए निकले हुए स्याह बालों की हल्की सी तह और सेहतमंद चेहरा। ये वो बच्ची नहीं थी जिसे 1 महीने पहले वो मुर्गियों की गंदगी खाते उठाकर लाया था। उसके ट्राउजर के कपड़े को अपनी मुट्ठियों में भेजे वो अब मुट्ठियां खोलकर बाजू हवा में लहरा रही थी सालार सिकंदर की तरफ, इस तरह कि वो अब उसे भी उठाएगा जैसे उसने इनाया को उठाया था। पिदराना शफकत अगर कोई चीज थी तो इस वक्त सालार ने चुन्नी के लिए वो ही महसूस की, और किस रिश्ते से ये उसकी भी समझ में नहीं आया। उसकी समझ में ये बात कभी भी नहीं आ सकती थी कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, नसीब के होते हैं। सालार सिकंदर और उसका खानदान नसीब से चुन्नी को मिला था। सालार ने इनाया को नीचे उतारा और अपने पैरों से लिपटी चुन्नी को उठा लिया। वो खिलखिलाई। उसने इनाया की तरह बारी बारी सालार के गाल चूमे, फिर वो सालार की गर्दन के गिर्द हाथ लपेटकर उसके साथ यूं चिपक गई कि अब नीचे नहीं उतरेगी। वो पहला लम्हा था जब सालार को अंदाजा हुआ चुन्नी से अलग होना वक्त तलब काम है। वो कैसे उनके घर और जिंदगियों का हिस्सा बन गई थी, उनमें से किसी को एहसास भी नहीं हुआ था सिवाय हुमैन के,
जो दिन में तकरीबन 300 बार ये ऐलान करता था दैट ही फाइनली हैज अ बेबी सिस्टर। वो अब उसकी बहन है। चुन्नी के स्टेटस में ये तब्दीली जिब्रील की कोशिशों से मुमकिन हुई थी, जिसने कई दिन हुमैन के साथ सर खपाने पर उसे इस बात पर तैयार कर लिया था कि वो चुन्नी को अडॉप्ट करके अपनी औलाद बनाने की बजाय उसे अपनी बहन बना सकता था, बेबी सिस्टर। और अब हुमैन की बेबी सिस्टर को किसी दारुल अमान छोड़ना सालार के लिए अजीब जान जोखों का खेल बन गया था। सालार सिकंदर कोई बहुत ज्यादा जज्बाती इंसान नहीं था, मगर इस 1.5 साल की बच्ची ने उसे अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो वापस जाने से पहले इमामा के साथ बैठकर चुन्नी के लिए हर इम्कान को ज़ेरे गौर लाता रहा था और हर इम्कान को रद्द करता रहा, यहाँ तक कि इमामा ने कह ही दिया, तुम इसे अडॉप्ट करना चाहते हो। इन सारे इम्कानात में बस ये इम्कान था जिस पर सालार बात नहीं कर सका था, और अब इस इम्कान के इमामा की जुबान पर आने पर वो खामोश नहीं रह सका। हाँ, लेकिन ये काम तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अडॉप्ट जो भी करे, पालना तो तुम्हें है। तुम पाल सकती हो? सालार ने उससे पूछा। पहले कौन पाल रहा है? इमामा ने अजीब जवाब देकर जैसे सालार को इस मुश्किल से निकाल लिया। अगर उसके नसीब में जिंदगी थी तो उसकी जिंदगी रही। उसके नसीब में हमारे घर में ही परवरिश पाना लिखा है तो हम कैसे रोक सकते हैं? शायद इसमें उसकी और हमारी कोई बेहतरी लिखी होगी, इमामा ने सालार से कहा था। लेकिन जो उसने सालार से नहीं कहा था वो ये था कि वो सालार के लाशऊर में मौजूद इस एहसासे जुर्म को ख़त्म करना चाहती थी जो चुन्नी की फैमिली के साथ होने वाले हादसे से पैदा हुआ था। अगर इस बच्ची की अच्छी तालीम और तरबियत कोई कफ़ारा हो सकता था तो इमामा हाशिम अपने शौहर के लिए ये कफ़ारा अदा करने को तैयार थी। चुन्नी को अडॉप्ट करते हुए सालार सिकंदर ने उसको अपनी वल्दियत भी दी थी। इस बच्ची को अडॉप्ट करते हुए सालार सिकंदर को ये अंदाजा नहीं था कि वो बच्ची कफ़ारा नहीं थी। रईसा सालार अपने नसीब में और अपने से मुंसलिक हर शख्स के नसीब में खुश नसीबी के अलावा और कुछ नहीं थी। वो हुमा थी, खुश नसीबी का वो परिंदा जो जिसके भी सर पर बैठता उसे बादशाह बना देता और उसे एक बादशाही की मलिका बनना था।